नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान में बच्चों हम पढ़ेंगे ब्रिटेन का संविधान कैसे विकसित हुआ या उसके विकास के पीछे क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, किस प्रकार ब्रिटेन का संविधान अपने विकास क्रम में निरंकुश राजतंत्र से लेकर आज लोकतंत्र तक किस प्रकार विकसित हुआ। ये सारी चीज़ें हम हमारे ब्रिटेन के संविधान के इतिहास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। पिछली क्लासेस में हमने बच्चों पढ़ा था कि ब्रिटेन के संविधान या ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था के आर्थिक और सामाजिक आधार या आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि हमने पढ़ा था कि किस प्रकार ब्रिटेन के संविधान जो है ब्रिटेन का संविधान है वो ब्रिटेन की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित हुआ। चूँकि हम सब जानते हैं बच्चों कि ब्रिटेन का संविधान लिखित और निर्मित संविधान नहीं है। ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है, एक अलिखित संविधान है जिसका निरंतर विभिन्न ऐतिहासिक कालक्रमों से या विभिन्न ऐतिहासिक विकास की अवस्थाओं को पार करते हुए आज ब्रिटेन का संविधान हमारे सामने संपूर्ण रूप से लोकतंत्र के रूप में है। आज ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है जो एक सफल शासन व्यवस्था है। तो किस प्रकार ब्रिटेन का संविधान विकसित हुआ उसको हम थोड़ा संक्षिप्त में बच्चों पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है और इसके लगभग पिछले 1400 वर्षों से इसका विकास का इतिहास है और ये आज भी विकसित अवस्था में है। और इस प्रकार इसके संवैधानिक विकास को हम विभिन्न कालों में विभाजित करके पढ़ेंगे ताकि हम समझ सकें कि ब्रिटेन में किस प्रकार राजाओं का शासन रहा है और आज किस तरह ब्रिटेन में संपूर्ण रूप से संसद की संप्रभुता स्थापित हो चुकी है। तो उसका हम अध्ययन करेंगे बच्चों। पहला काल है एंग्लो सैक्सन काल, सीमित राजतंत्र की स्थापना। ब्रिटेन का संविधान लगभग 5वीं शताब्दी से 1066 तक का माना जाता है। पहला काल कि संवैधानिक ब्रिटेन का संविधान का जो प्रथम काल है विकास का अगर हम पढ़ें तो ये एंग्लो सैक्सन काल से शुरू माना जाता है। इसमें विभिन्न संस्थाओं की स्थापना हुई, जैसे नियंत्रित राजपद, स्थानीय स्वशासन आदि की स्थापना हुई। इस काल में राजा की शक्तियाँ सीमित हुआ करती थी और उस पर एक संस्था विटनेज बोर्ड का नियंत्रण स्थापित हुआ करता था। तो इस काल में राजा सीमित था। दूसरा काल नॉर्मन एंजीवन काल, ये काल राजाओं की निरंकुशता का काल था और इस काल में एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का उदय हुआ, क्योंकि उस समय प्रथम काल में चूँकि स्थानीय शासन का प्रभुत्व था और राजा सीमित था, उसकी शक्तियाँ कम थी, इसीलिए इस काल में राजाओं की शक्तियाँ बढ़ाई गई और इस काल में एक मंत्री परिषद टाइप की संस्था का विकास हुआ जिसमें क्यूरिया रेजिस से प्रिवी काउंसिल और प्रिवी काउंसिल से कैबिनेट का विकास इस काल में हुआ। और ये काल था 1066 से 1153 तक का। तीसरा काल है प्लेंटेगेनेट और लंकास्ट्रियन काल। इस काल में ब्रिटेन में कुछ वैधानिक संस्थाओं का विकास हुआ। यह काल नॉर्मन वंश के राजाओं का काल था, जिसमें सर्वप्रथम हेनरी प्रथम जो इसका राजा था उसने शासन व्यवस्था में कुछ सुधार के प्रयास किए और शासन में कार्यकुशलता लाने के लिए दो तरह की संस्थाएं थी, प्रिवी काउंसिल और क्यूरिया रेजिस। और इस काल में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं के सिद्धांत का उदय हुआ। फिर हम देखें तो 1215 का मैग्ना कार्टा महान अधिकार पत्र भी इसी काल की देन है, क्योंकि इस काल में ब्रिटेन में अत्याचारी राजाओं का शासन था या अत्याचारी राजा ब्रिटेन की गद्दी पर बैठे तो उसके विरुद्ध लोगों ने विद्रोह किया और इस प्रकार उस समय 15 जून 1215 को रनीबेड नामक स्थान पर एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए जो ब्रिटेन के संविधान में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और इस अधिकार पत्र ने ब्रिटेन की जनता की स्वतंत्रता और अधिकारों को एक आधार प्रदान किया और राजा की सत्ता को सीमित किया और ब्रिटेन में विधि के शासन की स्थापना हुई। तो यह महत्वपूर्ण था ब्रिटेन के संविधान के विकास में। और इसी काल में ब्रिटेन में पार्लियामेंट का भी उदय हुआ। इस काल में पार्लियामेंट का उदय हुआ। पार्लियामेंट 1262 में माइंटफोर्ड ने एक बैठक बुलाई और एक पार्लियामेंट टाइप की बैठक बुलाई, लेकिन रियल में हम देखें तो 1295 से पार्लियामेंट का उदय हुआ माना जाता है।
जब सर्वप्रथम वहाँ का राजा एडवर्ड प्रथम ने कर प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक बैठक बुलाई और इसी बैठक को एक मॉडल पार्लियामेंट का नाम दिया गया। नंबर 4 पे चौथा काल जो हम ब्रिटेन के संविधान के विकास का पढ़ते हैं, ट्यूडर काल जो टाइम है 1485 से 1603 का टाइम पीरियड है। और इस काल में ब्रिटेन में जो ट्यूडर राजा हुए, सम्राट हुए, बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने फिर से ब्रिटेन में कठोर राजतंत्र की स्थापना की। और इस प्रकार इन राजाओं ने कठोर शासन करते हुए भी जनता के हितों का ध्यान रखा। इस काल की महत्वपूर्ण बात यही थी कि इस काल में राज्य की जो सत्ता थी वो पोप के नियंत्रण से मुक्त हुई। जो अब तक पोप का नियंत्रण चला रहा था उससे राज्य की सत्ता मुक्त हो गई। 5वां काल है स्टुअर्ट काल में बच्चों हम देखें निरंकुश राजतंत्र और सीमित राजतंत्र के जो पक्ष थे उनके बीच संघर्ष हुआ और ब्रिटेन में लोकतंत्र की नींव की स्थापना हुई। इस प्रकार ये टाइम था, उस समय महारानी एलिजाबेथ का कोई भी संतान नहीं थी, तो उसकी मृत्यु के बाद ब्रिटेन में स्कॉटलैंड का राजा जेम्स प्रथम वहाँ का सम्राट बना। और तो इस प्रकार जेम्स प्रथम के बाद चार्ल्स प्रथम ने वहाँ की गद्दी संभाली, लेकिन चार्ल्स प्रथम काफ़ी निरंकुश शासक था और उसने संसद की उस समय उपेक्षा करनी शुरू कर दी और अपने देवी अधिकारों पर बल देने लगा और उसका संसद के साथ विवाद शुरू हो गया। और उन्हीं परिस्थितियों में 1628 में संसद ने चार्ल्स प्रथम से अधिकार याचना पत्र पर हस्ताक्षर करवा दिए, जिससे राजा की शक्ति पर महत्वपूर्ण रूप से प्रतिबंध लग गए। तो इस प्रकार चार्ल्स प्रथम ने अधिकार पत्र को 1628 में स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसके बाद भी सम्राट ने संसद का विरोध करना शुरू कर दिया और बिना संसद की सहमति से या परामर्श से उसने शासन किया। और इस प्रकार सम्राट ने अपने निरंकुश कार्यों को बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी कारण ब्रिटेन में 1642 से 1645 तक गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। इस गृह युद्ध में संसद की जीत हुई और सम्राट चार्ल्स को 1649 में मृत्यु दंड दे दिया गया। इसी काल में बच्चों ब्रिटेन में गणतंत्र की स्थापना हुई। 1649 में ब्रिटेन में राजतंत्र और लॉर्ड सभा का अंत करके क्रॉमवेल के नेतृत्व में वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई और राज्य पद को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन में एक लिखित संविधान को अपनाया गया। तो इस प्रकार गणतंत्र की स्थापना हमने देखी और 11 वर्ष तक गणतंत्र रहा। लेकिन इसी काल में फिर से ब्रिटेन में राजतंत्र की स्थापना हुई, क्योंकि गणतंत्र और लिखित संविधान ब्रिटेन के लोगों के स्वभाव के अनुकूल नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन के लोग परंपरावादी है, अनुदारवादी है, उनको अपनी पुरानी संस्थाओं से मोह है। तो इसलिए क्रॉमवेल की मृत्यु के साथ ही ब्रिटेन में गणतंत्र का भी अंत हो गया। और 1660 में चार्ल्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स द्वितीय ने ब्रिटेन में गद्दी पर बैठा। और इस प्रकार उस समय एक प्रिवी काउंसिल जो एक बड़ी संस्था के रूप में उस समय कार्य कर रही थी, तो चार्ल्स द्वितीय ने उस संस्था को भंग करके एक कबाल नामक, जो इंग्लिश कैपिटल लेटर CABAL से बनी उस तरह की कबाल नामक संस्था का उदय हुआ। और यहीं से ब्रिटेन में कैबिनेट का उदय हुआ। चार्ल्स द्वितीय के शासन काल में 1679 में हेबियस कॉर्पस एक्ट भी पारित हुआ, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि बिना अभियोग चले किसी व्यक्ति को नज़रबंद नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये कि व्यक्ति के अधिकारों को और बढ़ाया गया। उसके बाद इसी काल में ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जो ब्रिटेन के संविधान के विकास में या ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। तो 1685 में जब चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हुई, तो उसके बाद जेम्स द्वितीय जो ब्रिटेन का राजा बना, उसने संसद की अनुमति के बिना ही कुछ अधिकार अपने हाथ में ले लिए और इस प्रकार संसद से उसका विवाद शुरू हो गया। और इस स्थिति में ब्रिटेन में एक विद्रोह शुरू हुआ संसद और राजा में। उस स्थिति में जो जेम्स द्वितीय था वो ब्रिटेन छोड़कर भाग गया और इस प्रकार बिना किसी रक्तपात के, खून खराबे के ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति
हुई, या हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटेन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ शासन व्यवस्था में। इसको हम गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन के इतिहास में यह क्रांति गौरवपूर्ण इसीलिए है कि बिना किसी खून खराबे के, रक्तपात के, यह क्रांति ब्रिटेन में हुई और उसने राजा की निरंकुशता पर हमेशा के लिए रोक लगा दी और यहीं से संसदीय संप्रभुता की शुरुआत हुई या स्थिति शुरू हुई। और यह क्रांतिकारी परिवर्तन ब्रिटेन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता का इतिहास शुरू हो जाता है। और इसी के साथ ही अधिकार पत्र 1689 भी पारित हुआ गौरवपूर्ण क्रांति के साथ, क्योंकि इसमें विलियम और मैरी दोनों एक साथ ब्रिटेन के राजा बने और इस अवसर पर संसद ने सम्राट से अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करवा दिए। और ये अधिकार पत्र भी ब्रिटेन के संविधान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिकार पत्र में महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई, जैसे संसद की बिना स्वीकृति के राजा कोई भी कर नहीं लगा सकता, राजा को कम से कम एक बार संसद की बैठक बुलानी ज़रूरी होगी, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई भी सेना नहीं रख पाएगा, राजा अपनी स्वार्थों की पूर्ति के लिए अब किसी भी तरह के उच्च पद की या उच्चायुक्त जैसे किसी भी नवीन न्यायालय वगैरह की स्थापना राजा नहीं कर सकता, और संसद में जनता के प्रतिनिधियों को अपने भाषण की, विचार अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होगी। तो इस प्रकार यह अधिकार पत्र जिसको कि पार्लियामेंट की वैधानिक संप्रभुता की घोषणा कहा गया, ये ब्रिटेन के संविधान में एक महत्वपूर्ण एक विकास चिन्ह है। नंबर 6 पे हैनोवर काल। हैनोवर काल जो कि ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र के विकास का काल माना जाता है, जो 1714 से शुरू होता है। इस समय अब तक राजपथ पर संसद की सर्वोच्चता 1679 के अधिकार पत्र से, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा, उसे स्थापित हो गई थी। अब 1714 में उस समय ब्रिटेन में 1714 में रानी एने जो थी, उसकी मृत्यु के बाद हैनोवर वंश का राजा जॉर्ज प्रथम ब्रिटेन का सम्राट बना। और यहीं से क्योंकि ये ब्रिटेन के नहीं थे, ना इनको अंग्रेज़ी का ज्ञान था, इसीलिए इन राजा हैनोवर वंश के जो राजा थे, इनके काल में ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ और यहीं से ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र का इतिहास प्रारंभ होता है। और इसमें 20वीं शताब्दी तक आते आते ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र का इतिहास पूर्ण रूप से विकसित हो गया। तो इसमें संसदीय लोकतंत्र के विकास के प्रमुख जो सीमा चिन्ह हैं या क्या क्या बातें हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस काल में विकसित हुई। सर्वप्रथम राजा की वास्तविक शक्तियों का अंत हो गया इस काल में, क्योंकि राजपथ पर संसद की सर्वोच्चता 1689 के अधिकार पत्र से स्थापित हो गई थी। क्योंकि हैनोवर वंश के राजाओं के सत्ता में आने के बाद, सत्ता तक आने तक अब तक राजा का मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति में पूरा अधिकार या शक्ति थी। तो राजा की शक्ति को ख़त्म करने के लिए भी इस काल में यह अधिकार पार्लियामेंट के हाथ में आया और बाद के राजाओं तक आते आते सम्राट का एक संवैधानिक अधिकार मात्र रह गया। मंत्रिमंडलीय प्रणाली का विकास, कैबिनेट का विकास भी इसी काल में हुआ। हैनोवर काल के पूर्व तक मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता सम्राट करता था और उस समय तक मंत्रिमंडल की प्रणाली का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। लेकिन हैनोवर वंश के राजा जो कि अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, न उनको इंग्लैंड की राजनीति में कोई रुचि थी, तो इसलिए उन्होंने कैबिनेट की बैठकों में शामिल होना या भाग लेना या अध्यक्षता करना बंद कर दिया। और उसी आधार पे उस समय हिक पार्टी का एक नेता सर रॉबर्ट वॉलपॉल था, तो उसने अनौपचारिक रूप से कैबिनेट की अध्यक्षता की और इस तरह से वॉलपॉल जो था ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री हुआ। और यहीं से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की अनौपचारिक शुरुआत हुई और धीरे धीरे अन्य मंत्रिमंडलीय सिद्धांतों का भी विकास हुआ। फिर लोक सदन का लोकतंत्रीकरण मतलब पूर्ण रूप से लोक सदन के हाथ में सारी शक्तियाँ आना। 17वीं शताब्दी तक हम पढ़ें कि संसद ने सर्वोच्चता या संप्रभुता प्राप्त कर ली थी ब्रिटेन में, किंतु अभी संसद इतनी शक्तिशाली नहीं थी, क्योंकि वो जनता के एक छोटे से भाग का प्रतिनिधित्व कर रही थी, वह समस्त जनता का उसमें अधिकार नहीं था। अतः संसद के बाहर और अंदर संसदीय अधिकार को व्यापक करने के लिए ब्रिटेन में कुछ आंदोलन हुए और उसके परिणाम स्वरूप 1832 का सुधार कानून अधिनियम पारित हुआ, जिसमें मताधिकार को
व्यापक किया गया और 1928 के अधिनियम में उसी के आधार पे सार्वजनिक वयस्क मताधिकार ब्रिटेन में लागू हुआ। और इस प्रकार 1970 में आज हम देखें तो ब्रिटेन में 18 वर्ष की आयु प्राप्त नागरिक वयस्क मताधिकार प्राप्त नागरिक हैं। और इस प्रकार ब्रिटेन में लोक सदन का लोकतंत्रीकरण हुआ, मतलब कि अंतिम शक्ति जनता के हाथ में है। इसके बाद हम देखें कि लोक सदन की तुलना में लॉर्ड सभा की शक्तियों का पतन होना, क्योंकि लॉर्ड सभा कुलीन सभा थी, वो कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो इसलिए भी ब्रिटेन में एक वो बाधा थी। तो 1832 के सुधार कानून के बाद लॉर्ड सभा की शक्तियाँ कम हुई। उसके बाद 1911-1949 के संसदीय अधिनियम भी पारित हुए, जिसने लॉर्ड सभा की शक्तियाँ कम करके और ब्रिटेन में पूर्ण रूप से लोकतंत्र की स्थापना हो गई। लोक सदन का लोकतंत्रीकरण पूर्ण रूप से हो गया। तो इस प्रकार ब्रिटेन का संविधान बच्चों हमने पढ़ा, संविधान का विकास पढ़ा, जो 1400 वर्षों के संवैधानिक विकास के आधार पर आज ब्रिटेन अपनी वर्तमान संवैधानिक और राजनीतिक स्थिति में है। और इस सारा जो ब्रिटेन का संवैधानिक विकास है वो बहुत ही स्थिर रूप में शांतिपूर्ण ढंग से, बिना किसी रक्तपात के, खून खराबे के, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। और संवैधानिक विकास जो भी हुआ उसमें कुछ बाधाओं के बाद भी आज ब्रिटेन में राजतंत्र से लोकतंत्र का जो एक परिवर्तन हुआ है वो पूर्ण रूप से सफल रहा है। और यही ब्रिटेन की राजनीति की पहचान है।